हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सूरज जमीन पर बैठते हुए बोला, बस यार, आज यहीं पर कैंपिंग करते हैं। ट्रैकिंग करके वो काफी थक चुका था। यहाँ पे नहीं यार, कंपास के हिसाब से झरना बस यहीं कहीं आसपास होगा और थोड़ा आगे जाएंगे तो झरना जरूर आएगा। उसके किनारे ही टेंट्स लगाकर कैंपिंग करेंगे। अरे चल भाई, झरना बस पास में ही है। अबे मरिया लौट जा, वरना तुम्हें यहीं छोड़ जाएंगे। ठीक है यार। ऐसा कहते हुए सूरज उठा और जंगल में उन तीनों के पीछे चल पड़ा। सूरज, कल्पेश, स्वप्निल और विवेक चारों दोस्त अंजना हिल्स पर ट्रैकिंग और कैंपिंग करने आए थे। अंजना हिल्स एक बालाघाट माउंटेन रेंज में से एक हिल्स थी। काफी ऊंची होने के कारण और जंगली जानवर ना होने के कारण वहां पर काफी ट्रैकर्स आना पसंद करते थे। वो चारों इस हिल्स पर पहली बार आए थे। उन्होंने एक ट्रैकर से इस हिल और झरने के बारे में सुना था। उसकी टीम ने दोपहर में वो ट्रैकिंग की थी और वहां से चले गए थे। उन्होंने ही बताया था कि झरना काफी लाजवाब है, तो उन्हें वहां पर एक बार जरूर जाना चाहिए। ये सुनकर चारों ने झरने पर कैंपिंग करने का प्लान बनाया था। कुछ ही देर में वो झरने के पास पहुंचे। झरना काफी ऊंचा था। पर्वत से झरने का पानी जमीन के चट्टानों पर गिर रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां किसी के बोलने की आवाज भी नहीं आ रही थी। झरना देखकर चारों खुश हो गए और उन्होंने झरने के पास ही जंगल में एक सुरक्षित जगह पर 4 टेंट्स लगाए और खाना खाकर टेंट के बाहर ही गप्पे लड़ाने लगे। रात के करीब 10 बज रहे थे। वो चारों झरने के पास पहुंचे। झरने के नीचे ही एक छोटा सा पॉन्ड बन चुका था, जहां पानी का बहाव कम था। पूर्णिमा की रात होने की वजह से नजारा काफी सुकून देने वाला था। उन चारों ने उस पॉन्ड में तैरने का मन बनाया और वो लोग पॉन्ड में कूद पड़े। वो चिल्लाकर मौज मस्ती करते हुए तैर रहे थे कि तभी विवेक पानी में डूबा और फिर ऊपर आया। किसी ने खींचा, किसी ने खींचा। क्या हुआ विवेक? विवेक ने अपने सामने देखा। सूरज, कल्पेश और स्वप्निल उसके सामने ही तैर रहे थे। इसका मतलब उनमें से किसी ने भी उसे पानी के नीचे नहीं खींचा था। मुझे अभी किसी ने पानी के नीचे खींचा। क्या? हम तीनों तो तुम्हारे आसपास भी नहीं थे। तुम मजाक कर रहा है क्या? और नहीं तो क्या, इसने खुद ही डूबने की एक्टिंग की। नहीं, सच में मुझे किसी। ये देखकर बाकी तीनों भी घबरा गए। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बाकी तीनों भी चिल्लाते हुए पूछने लगे, लेकिन विवेक तैरते हुए किनारे की ओर जाने लगा। किसी ने मेरे पैर को काटा, जल्दी से पानी से बाहर निकालो। ये सुन बाकी तीनों घबराए और वो भी तैरते हुए किनारे पर पहुंचे। तब तक विवेक किनारे पर अपना एक पैर फैलाकर बैठ गया था। उसने अपने पैर को देखा और चिल्ला उठा, ये मुझे किसने काटा? उसके पैर पर घुटनों के ऊपर से काफी खून बह रहा था। स्वप्निल, सूरज और कल्पेश उस जख्म को देखकर घबरा गए। ये तो किसी इंसान के काटने के निशान लग रहे हैं। ये देखो, दांत के निशान बिल्कुल इंसान की तरह हैं। हाँ बिल्कुल, विवेक दर्द से करा रहा था। कल्पेश, इसे उठाओ, हमें इसे फर्स्ट एड देना होगा। और दोनों ने उसके कंधे को पकड़कर उसे उठा लिया। लेकिन तभी उन्हें पीछे से तालाब में किसी के छलांग लगाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो तालाब में सूरज खुल गया था और वो तैरकर तालाब की दूसरी ओर जा रहा था। सूरज, ये किधर जा रहा है तू? सूरज पानी में ठहर गया। मुझे वो बुला रहा है, मुझे जाना होगा। सूरज ने ऊंची आवाज में जवाब दिया और फिर मुड़कर तालाब की दूसरी ओर जाने लगा। इससे कौन बुला रहा है? पता नहीं किसकी बात कर रहा है। शायद हमें डराने की कोशिश कर रहा है। सूरज तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया और भागते हुए जंगल में गया। भाई वापस आजा, ये मजाक करने का समय नहीं है। लेकिन सूरज वापस नहीं लौटा। शायद उसे कोई चीज अपने पीछे बुला रही थी। कुछ देर आवाज लगाने के बाद भी सूरज लौटा नहीं। इन दिनों को उसकी चिंता सता रही थी। लेकिन फिर वो अपने कैंप में लौट आए और जैसे ही वो वहां पहुंचे, सामने का नजारा देखकर वो उलझन में पड़ गए। उनके टेंट खुले पड़े थे और सामान टेंट के बाहर बिखरा पड़ा था। उनके खाने के पैकेट जमीन पर खाली पड़े थे। ये सब किसने किया? लेकिन तभी उन्हें किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज सूरज के टेंट के पीछे से आ रही थी। वो तीनों काफी डर गए। वो सोच में पड़ गए कि इस वीरान डरावने जंगल में लड़की रात में कैसे आ सकती है। वो तीनों आवाज की तरफ गए।
जब वो टेंट के पीछे पहुंचे तो वहां उन्हें एक लड़की जमीन पर बैठी दिखाई दी जो बहुत कमजोर थी। उसकी सिर्फ पीठ ही दिख रही थी। उसके अलावा खाने के खाली पैकेट्स पड़े थे। कल्पेश आगे बढ़ा और उसने पूछा, कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? तभी वो लड़की पीछे मुड़ी। वो काफी कमजोर थी। उसके गाल पिचके हुए थे और आंखों के चारों तरफ काले घेरे थे, बाल बिखरे हुए थे। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। कल्पेश जमीन पर गिर गया और उस लड़की ने उसके पैरों को काटना शुरू कर दिया। कल्पेश चीखने लगा। स्वप्नील और विवेक काफी डर गए थे। स्वप्नील उस लड़की के बाल पकड़कर उसे खींचने लगा, लेकिन वो लड़की कल्पेश का पैर नहीं छोड़ रही थी। तब कल्पेश अपने टेंट में भागा और कैंपिंग एक्स लेकर आया। उसने वो सीधा उस लड़की के सर पर मार दिया। एक्स उसके सर में फंस गई, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने कल्पेश के पैर का मांस काटा और स्वप्नील की तरफ गुस्से में देखा। ये लड़की इंसान नहीं है, भागो! और वो डर के मारे तालाब की तरफ भाग गया। उस औरत ने अपने सिर में फंसी कुल्हाड़ी निकाली और उससे कल्पेश के मुंह पर बार बार वार करने लगी। कल्पेश ने उसी जगह पर अपना दम तोड़ दिया। विवेक काफी सदमे में था और ये सब होते हुए देख रहा था। तभी स्वप्नील ने उसे पीछे से आवाज लगाई, विवेक भाग! ये सुन विवेक होश में आया और वहां से तालाब की तरफ भागने लगा। वो लड़की भी जानवर की तरह चार पैरों पर उसका पीछा किया। स्वप्नील तैरते हुए तालाब के दूसरे किनारे पहुंच गया था। इससे पहले कि विवेक तालाब में छलांग लगाता, पीछे से कुल्हाड़ी उड़ते हुए आई और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई और उसका धड़ फिर पानी में गिर गया। ये देख स्वप्नील चीखा। स्वप्नील समझ गया कि अगर वो अब नहीं भागा तो वो शैतान लड़की उसे भी मार डालेगी। वो जंगल में भागने लगा, लेकिन तभी आगे ढलान आ गई और उस ढलान से गिरते हुए उसका सिर एक पेड़ के तने से टकराया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उठो उठो भाई, जल्दी यहाँ से भागो भाई। वो बस यहाँ पर आती ही होगी। उस तरफ भागो, कुछ ही दूर पर रास्ता है, किसी से लिफ्ट ले लो। तभी स्वप्नील की नजर ढलान की ऊपर गई और वहां वो लड़की खड़ी थी। भागो, वो आ गई। और फिर स्वप्नील अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़के की बताई हुई दिशा की ओर भागने लगा। वो लड़की गुस्से से उस लड़के की तरफ भागी। दूसरी तरफ स्वप्नील रास्ते पर पहुंच गया। रास्ते के किनारे ही उसे सूरज खड़ा दिखाई दिया। वो उसे आवाज देते हुए उसके पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, सूरज होश में आ गया। मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? मुझे बस इतना याद है कि तालाब की दूसरी तरफ मैंने एक नौजवान लड़के को देखा था। वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था और फिर मुझे आगे का कुछ भी याद नहीं। कल्पेश और विवेक कहाँ हैं? वो मारे गए। ऐसा कहते हुए वो रोने लगा। तभी उन्हें दूसरी ओर से एक ट्रक उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उन दोनों ने ट्रक से लिफ्ट मांगी और ट्रक में बैठकर वहां से चले गए। जब सूरज और स्वप्नील ने उस हिल के बारे में सारी खबर निकाली तो उन्हें पता चला कि उस हिल पर कुछ 2 साल पहले एक लड़के की मौत हो गई थी। उसका पति उसे ट्रैकिंग के लिए उस हिल पर ले गया और उसने अपनी ही बीवी को एक पेड़ से बांध दिया और घर लौट आया। 8-10 दिनों तक वो लड़की उसी हिल पर पेड़ से बंधी हुई हालत में रही और भूख प्यास से तड़प कर मर गई। उसके पति ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो मानसिक रोगी था और उसकी पत्नी हर रोज खाना देर से बनाती थी। इसीलिए वो चाहता था कि उसकी पत्नी को यह पता चलना चाहिए कि एक भूखा इंसान कैसा महसूस करता है जब वो भूखा होता है। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। रोमा अपने बिस्तर पर लेटी अपनी एड़ियां रगड़ रही थी। उसकी आंखें बंद थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और बदन में अजीब से ऐंठन थी, मानो जैसे धीरे धीरे उसका खुद पर से काबू हटता जा रहा हो। बहुत तड़पने के बाद जब अचानक ही उसकी आंख खुली तो वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ थी। उसकी आंखों में मौत का डर था। फिर कुछ देर खुद को संभालने के बाद उसने अपना मन शांत किया। इतनी बेचैनी और डर से उसका गला सूख चुका था और जब उसे पानी की तलब हुई
तो उसके पैर खुद ब खुद रसोई की ओर चल दिए थे। पर अभी तो ये उसके बुरे वक्त की शुरुआत थी। रसोई में जाकर कोने में रखे हुए मटके के ढक्कन को खोलते ही उसे पानी में अपने चेहरे की जगह किसी और औरत का जला हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसे देख डर के मारे रोमा का खून सूखने को हो गया। वो झटके से दूर भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगले ही मटके के पानी से एक काला साया निकल उसके सामने खड़ा था। रोमा, मैं जानती हूँ कि तुम बाकी गांव वालों की जैसी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझ निरपराध, लाचार और बेबस को उन वहशी दरिंदों ने पैसों के खातिर जला डाला। मेरे कोख में पल रही नन्ही सी जान की भी निर्मम हत्या कर दी उन दरिंदों ने। अजन्मे बच्चे की मौत सुनकर रोमा की आंखें भी नम हो गई। फिर भी अपनी बची कुची हिम्मत समेटकर रोमा ने इस काले साये से बस इतना पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें नहीं मारा, फिर तुम मेरे पास क्यों आई हो? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए तुम्हें कुएं की आत्मा यानी कि मेरी बात माननी पड़ेगी और मेरी मदद भी करनी होगी, और बदले में मैं तुम्हें वो सुख दूंगी जिसके लिए आज तक तुम तरसती आई हो। कैसा सुख? क्या बात कर रही हो तुम? मैं जानती हूँ रोमा, तुम कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन अगर तुम मदद करोगी तो मैं तुम्हें माँ बनने का सुख दे सकती हूँ। माँ बनने का सुनकर रोमा की आंखें चमक उठी थी। पहले तो उसने खूब सोचा, फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। रोमा के हामी भरते ही रसोई में सफेद कोहरा या कहें तो सफेद धुआं छाने लगा, और अगले ही पल रोमा की आंखें बंद होने लगी। देखते ही देखते वो बेहोश होकर एक अदृश्य सफेद साए की बाहों में जा गिरी। 4 घंटे पहले रोज की तरह आज भी राकेश की पत्नी रोमा ने 2 मटके पकड़े, घर से बाहर निकली, घूंघट किया और चल पड़ी कुएं की ओर पानी भरने। कुएं पर अक्सर गांव की औरतों का जमावड़ा लगा रहता। पूरे गांव की, आस पड़ोस की, अपने घर की और ना जाने कहां कहां की बातें औरतें आपस में करती हुई कुएं से पानी भरती थी। देखो आ गई बांझ। अरे मैं तो कहती हूँ इसकी परछाई से भी दूर रहो, वो ही अच्छा है। रोमा को सुनाते हुए एक औरत ने मुंह बनाया और उससे दूर होकर अपने रास्ते को चल दी। शादी के 6 साल बाद भी रोमा की गोद सूनी थी। दुनिया भर से इलाज करवाने के बाद भी रोमा को मां बनने का सुख कभी मिल नहीं पाया। रोमा इतने ताने सुन चुकी थी कि आंखों में आंसू कब से सूख चुके थे, और अब अगर उसे कोई ताना मारता तो रोमा उसे अनसुना कर आगे बढ़ जाती। रोमा कुएं से दूर खड़ी अपनी पारी का इंतजार कर रही थी कि तभी उसने एक औरत को कहते सुना है कि अपनी राम खिलावन की नई नवेली बहू ने अपने शरीर पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली कल रात को। फिर क्या था, जल गई। घर वाले जागे और पानी लेकर उसकी ओर भागे। बावली थी उनकी बहू, घर के पीछे अंधेरे में जाकर वो जलकर मर गई। आग ऐसी लगाई थी कि कोई उसे बचा ही नहीं पाया। मैंने भी आज सुबह ही सुना है बहन, उसके ससुर के दाएं हाथ भी जल गए अपनी बहू को बचाते हुए। अरे जब घर गृहस्थी चलानी ही नहीं थी तो शादी क्यों करी? फिजूल में उसके सास ससुर और उसके पति को पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब सुना है लड़की के माँ बाप भी तो आए हैं, पता नहीं कौन सी पंचायती होगी अब। रोमा कान लगाकर ये सब सुन रही थी कि तभी एक अधेड़ उम्र की महिला ने रोमा को अपने पास बुलाते हुए कहा, ओ रोमा, यहाँ आओ। वहाँ खड़ी खड़ी क्या हमारी बातें सुन रही हो? और बोलोगी बतियाओगी नहीं तो लोग तुम्हारे बारे में भी कुछ कहानी बना लेंगे, समझी? अधेड़ उम्र की बात सुनकर रोमा उसके पास गई, लेकिन उसके मन में अभी भी राम खिलावन की बहू की बात ही घूम रही थी, क्योंकि उसने भी 1-2 बार उसे कुएं के पास देखा था। चाची, क्या सच में राम खिलावन की बहू में कोई ऐब था? मुझे तो भली लगती थी बेचारी। नहीं री, कोई ऐब नहीं था, लेकिन राम खिलावन के सास ससुर को दहेज का चस्का लगा हुआ था और अभी भी लगा हुआ है। बेचारी पायल हाजिरी बजाती थी उनकी, सारा काम करने में लगी रहती थी। सुबह से शाम तक घर के काम करती, फिर 2 मटके पकड़कर इसी कुएं में पानी भरने आती। बड़ी सीधी सादी थी। माँ बाप गरीब हैं, लेकिन फिर भी खूब दहेज देकर विदा किया था पायल को। लेकिन उसके सास ससुर और उसके पति का पेट कभी नहीं भरा। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि पायल और उसके माँ बाप पर दबाव बनाने के लिए 50,000 नगद दिए। मुझे तो लगता है पैसे ना मिलने पर उन लोगों ने मिलकर कविता को रात में आग के हवाले कर दिया होगा। झूठ मूठ का जख्म लोगों को दिखाते फिर रहे हैं ताकि कोई उन पर शक ना करे, और बहू ने आत्महत्या की है ये साबित हो जाए, और अब तो ये साबित हो भी गया है। रोमा ये सब सुनकर दंग थी। शायद धीरे धीरे उसे भी पायल के दर्द का एहसास होने लगा था। रोमा अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी पानी भरने की उसकी पारी आ गई। उसने रस्सी कुएं में डाली ही थी
कि अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई कुएं के अंदर से रस्सी को खींच रहा है। यह देखने के लिए जब रोमा ने कुएं के अंदर झांका तो उसकी नजर पानी में दिख रही परछाई पर गई, जिसे देख रोमा के हाथ कांप उठे, मानो उसकी आंखों में एक भयानक मंजर हमेशा हमेशा के लिए बच चुका था। वो झट से कुएं से दूर हो गई। एक मटके में पूरा और दूसरे में आधा पानी भरा हुआ था, जिसे पकड़कर रोमा उल्टे पैर ही वापस अपने घर आने को चल दी। पर एक अजीब से कराहने चीखने की आवाजें मटके के पानी से निकलकर रोमा के कानों में गूंज रही थी, जिसे बर्दाश्त करते हुए रोमा कब घर आ गई उसे पता ही नहीं। पर जो उसने कुएं के अंदर देखा था उसे सोचकर ही रोमा का जिस्म बुखार से तपने लगा था। वो बिस्तर पर लेटी हुई आंखें बंद कर डर के मारे अपनी एड़ियां रगड़ रही थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप कहानी के शुरू में देख ही चुके हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर रोमा को कुएं के अंदर ऐसा क्या दिखा जिससे उसकी यह हालत हो गई। रसोई में बेहोश होने के 20 मिनट बाद रोमा को जब होश आया तो चारों ओर उसकी निगाहें दौड़ पड़ी। धूप अंधेरे में भी एक रोशनी उसे नजर आ रही थी। उसने देखा कि कुएं के अंदर से एक खौफनाक चेहरे वाली आत्मा सफेद साड़ी में लिपटी हुई बाहर निकल रही है। बाल बिखरे हुए, आंखों में खून के आंसू हैं। एक बार फिर दिल में दर्द या जख्म जुबान पर आ गई और वो आत्मा चीख पड़ी, जिसे सुनकर रोमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी कुएं की आत्मा से उसका पाला पड़ने वाला है। खैर, कुएं से निकल आत्मा अब रोमा के सामने खड़ी थी। पहली बार रोमा ने उस आत्मा को सिर से पांव तक देखा था, जिसके शरीर पर सिर से लेकर पांव तक के अंगों में जलने के निशान साफ दिख रहे थे, जिससे पास बह रही थी, मानो बुरी तरह से उसे जलाया गया हो। आत्मा की यह हालत देखकर रोमा को धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि यह किसकी आत्मा है। तुम पायल हो ना? अपने नाम सुनते ही पायल की आत्मा ने खून के आंसू रोते हुए हाँ में सिर हिलाया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? गांव वाले अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, लेकिन मुझे सच जानना है, तुम्हारा सच। पायल, मैं यानी कि पायल एक मामूली किसान की बेटी थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक बाप को अपनी बेटी ब्याहनी ही पड़ती है, नहीं तो ये समाज लड़की में कोई ऐब ढूंढने में माहिर तो है ही। मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे पति राम खिलावन तीनों ही मेरे गांव आए थे पिताजी से मेरा हाथ मांगने। जब सारी बात हो गई तो उन्होंने पिताजी से दहेज को कहा, जिसे सुन पिताजी बोले कि वो दहेज नहीं दे पाएंगे। थोड़ी अनबन हुई, फिर वो लोग बिना दहेज के ही शादी करने को मान गए। उस वक्त पिताजी के पास 10 बीघा जमीन थी खेती करने लायक। उन्होंने वो जमीन गिरवी रख दी ताकि मेरा ब्याह अच्छे से हो जाए। लेकिन बारात की रात मेरे ससुरालियों ने अपनी एक चाल चली। उन्होंने मेरे पिताजी से ऊंची आवाज में कहा कि 30,000 नगद दे तभी डोली उठेगी। बगैर दहेज के विवाह करने में कोई रस नहीं है, पैसे मिलने पर ही डोली उठेगी, वरना बारात वापस चली जाएगी और साथ में हमारा सम्मान भी। हेलो दोस्तों,